हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने स्टमक का जो एनाटॉमी होता है और उसकी जो फिजियोलॉजी है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। और हमने स्टमक के बारे में ये देखा था कि उसमें कितने रीजन्स होते हैं, उन रीजन्स का क्या नाम होता है, डिफरेंट जो रीजन्स होते हैं इनका क्या हमारे डाइजेशन में रोल होता है। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वाले वीडियो में देखी थी। और जो डाइजेशन होता है हमारे स्टमक में वो कैसे होता है, कितने स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं और जो हमारा स्फिंक्टर होता है उसका क्या काम होता है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वाले वीडियो में कंप्लीट की थी। और हम आज जो देखेंगे वो टॉपिक है हमारा इंटेस्टाइन, जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट वाला पार्ट है, जिसमें कि हम देखेंगे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है और हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसमें डाइजेशन किस तरह से स्टार्ट होता है, या फिर कहेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें होती है जिसका डाइजेशन जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहले हम इसकी जो स्टडी की जाती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर कहेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं वो हम पहले देखेंगे। सो स्टडी ऑफ इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एंटेरोलॉजी। तो स्टडी ऑफ इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एंटेरोलॉजी। अगर हम इंटेस्टाइन की स्टडी करते हैं तो उसे हम एंटेरोलॉजी कहते हैं। और अगर पूरे जो एलिमेंट्री कैनाल होता है ओसोफेगस से लेकर स्टमक, इंटेस्टाइन, इन तीनों चीज़ों के लिए हम गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी का जो वर्ड होता है वो यूज़ करते हैं। तो अगर पर्टिकुलर हम देखें इंटेस्टाइन के बारे में तो उसकी स्टडी को हम एंटेरोलॉजी कहते हैं। सो स्टडी ऑफ इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एंटेरोलॉजी। अगला हम देखते हैं इसका लोकेशन। सो लोकेशन इसका क्या होगा, ये लोअर एब्डोमिनल कैविटी, जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी होता है इसमें ये लोअर पोजीशन में इसका जो लोकेशन होता है वो होता है हमारे एब्डोमिनल कैविटी में लोअर साइड। सो जो हमारा स्टमक होगा उसके जस्ट नीचे आता है हमारा इंटेस्टाइन। तो ये हमारे लोअर एब्डोमिनल जो कैविटी होता है उसमें ये सिचुएटेड होता है। तो इसका जो लोकेशन हो जाएगा वो होगा हमारा लोअर एब्डोमिनल कैविटी। सो लोअर एब्डोमिनल कैविटी, जो कैविटी होता है इसमें कोई भी बोन प्रेजेंट नहीं होता है। ये हमारा ऐसा रीज़न है जहाँ पे कोई भी बोन प्रेजेंट नहीं होता है हमारे एब्डोमिनल कैविटी में। तो एब्डोमिनल जो कैविटी होता है इसमें कोई भी बोन प्रेजेंट नहीं होता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब हम बात करेंगे अपने सबसे पहले पार्ट की, वो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है वो हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसके डायमीटर से कम होता है, यानी कि उसका जो चौड़ाई होगा वो पतला होगा हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके कंपैरिजन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा पतला होता है और जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका डायमीटर चौड़ा होता है, इसलिए इन्हें अलग अलग डिवीज़न किया हुआ है स्मॉल और लार्ज में। तो इसका रोल भी अलग अलग होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या क्या रोल है और इसमें कितने रीजन्स होते हैं वो हम देखेंगे। सो स्मॉल इंटेस्टाइन ये एक होलो नैरो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। होलो मीन्स कि अंदर से ये खाली होता है। जिस तरह से हम पाइप देखते हैं, जो वाटर पाइप्स होते हैं उसमें अंदर की तरफ जो स्पेस होता है वो खाली होता है, तो उसके लिए हम होलो वर्ड का यूज़ करेंगे यहाँ पे। और नैरो यानी कि ये पतला पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये होलो एंड नैरो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। फिर ये डिवाइड होता है हमारे 3 मेजर पार्ट्स। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को भी हम 3 मेजर पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो 3 मेजर पार्ट क्या क्या होते हैं वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा आता है अपर पार्ट, फिर सेकेंड है मिडिल, और जो थर्ड है वो आता है हमारा लोअर। तो अपर, मिडिल और लोअर। तो अपर वाला पोर्शन हमारा कहलाता है ड्यूडेनम, जो कि सी शेप का होता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो हम एक बार फिगर में भी देख लेते हैं। जो इसका ड्यूडेनम का स्ट्रक्चर है ये सी जो लेटर होता है उसकी तरह दिखता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि इसका जो शेप होता है वो सी शेप होगा। और ये हमारा अपर मोस्ट रीजन होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का। फिर ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट। तो जो ब्रूनर्स ग्लैंड होता है जिसे कि हम ड्यूडेनल ग्लैंड भी कहते हैं या फिर इंटेस्टिनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो इससे जो एंजाइम वगैरह सिक्रेट होते हैं ये फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये हमारे ड्यूडेनम में प्रेजेंट होगा हमारा ब्रूनर्स ग्लैंड। स्पेशली ये जो सब म्यूकोसा लेयर होता है उसमें ये प्रेजेंट होता है। तो लेयर भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है। जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें कितने वॉल लेयर होते हैं, तो उसमें ये सब म्यूकोसा जो वॉल लेयर होता है उसमें ये प्रेजेंट होता है। और जो भी एंजाइम वगैरह निकलते हैं उनके जो पीएच होता है, ऑप्टिमल पीएच उसके वर्क करने का, वो होता है 7.8। तो ये 7.8 मतलब कि ये बेसिक कैरेक्टर को
दिखाता है। तो जो स्टमक होता है हमारा उसमें एसिडिक डाइजेशन होता है और जो हमारा इंटेस्टाइन है वहाँ पे ये बेसिक डाइजेशन होता है। बिकॉज ऑफ ये जो पीएच है ये हमारा बेसिक के कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे जो स्टमक से फूड आता है उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जो होता है पीएच वो 7.8 होता है, ताकि जो एसिडिक जो हमारा स्टमक में डाइजेशन हुआ है फूड का वो जब भी इंटेस्टाइन में एंटर करता है तो उसके जो एसिडिटी होती है उसको मेंटेन या फिर बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जो पीएच होता है वो 7.8 होता है। यानी कि ये बेसिक पीएच पे ये काम करता है, जितने भी एंजाइम जो यहाँ से सिक्रीट होते हैं हमारे ब्रूनर ग्लैंड से। तो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं अपना सेकंड मिडिल पोर्शन, जिसे कि हम कहते हैं जेजुनम। जेजुनम जो होता है ये सेकंड पार्ट होता है और ये लॉन्ग कॉइल पार्ट होता है। हमारे जो जेजुनम होता है इसे हम लॉन्ग कॉइल पार्ट के नाम से जानते हैं, यानी कि ये लंबा होगा और काफ़ी कॉइल होता है, तो इसलिए इसे हम कहेंगे कि जो जेजुनम है ये लॉन्ग कॉइल पार्ट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का। फिर हमारा थर्ड आता है लोअर, जो कि लोअर है इलियम, और ये हाईली कॉइल्ड पार्ट होता है। ये हाईली कॉइल्ड पार्ट होता है यानी कि काफ़ी ज़्यादा कॉइल होगा आपस में, और इसका जो ओपनिंग होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट आता है हमारा सिकम, उसमें ये जाके ओपन होता है। सो सिकम जो है ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। सो जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके ओपनिंग के पास हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट वाला पार्ट होगा, जिसे कि हम इलियम कहते हैं, और ये इलियम हमारे सिकम में ओपन होता है। और जब भी ये सिकम और हमारा जो इलियम है इसका जो जंक्शन होता है इस पे एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, वो वॉल्व हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ये जो सिकम है यहाँ पे ये हमारा सिकम हो गया, और ये जो इलियम आ रहा है यहाँ पे मैंने कट के फॉर्म में दिखाया ताकि यहाँ पे समझ आए। जो इलियम है ये यहाँ आके मिलता है, बट जो यहाँ पे वॉल प्रेजेंट होता है उसकी वजह से मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि ये अलग अलग पोर्शन में ये प्रेजेंट है, बट ऐसा नहीं होता है, ये जॉइंट होगा इसके साथ। और यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, उसे हम इलियोसिकल वॉल्व के नाम से जानते हैं। तो वॉल्व का क्या काम होता है कि ये बैक फ्लो को रोकता है। जब भी फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है तो ये वापस से बैक फ्लो नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हमारा वॉल्व प्रेजेंट होगा जो कि किसी भी केस में बैक फ्लो को यहाँ पे रोकने का काम करेगा। सो इलियोसिकल वॉल्व का यहाँ पे यही काम होगा कि ये हमारे फूड के बैक फ्लो को रोकता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को आने नहीं देगा। सो हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें जो हमारा लोअर है इलियम, ये हो गया हमारा हाईली कॉइल्ड पार्ट, और ये ओपन होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के यहाँ पे 3 पार्ट देखे। तो पहला हो गया हमारा अपर वाला ड्यूडेनम जो कि सी शेप का होता है। फिर आ गया हमारा मिडिल पोर्शन जेजुनम जो कि लॉन्ग कॉइल पार्ट होता है। फिर हमारा लोअर जो होता है वो होता है इलियम। तो यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं मेजर, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है। तो हम यहाँ पे पहले फिगर देखेंगे ताकि हमें ज़्यादा क्लियर हो सके। तो फर्स्ट ये हमारा आता है ड्यूडेनम जो कि सी शेप का होता है, और जो भी मेजर हमारा डाइजेशन होता है हमारे इंटेस्टाइन में वो हमारे ड्यूडेनम वाले ही पोर्शन में होता है। और यहाँ पे हमने देखा था कि 2 यहाँ पे हमारे जो डक्ट होते हैं वो ओपन होते हैं। एक जो डक्ट होता है ये हमारा हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट होता है, और जो दूसरा होता है वो डायरेक्ट जो पैनक्रियास से आता है, यहाँ पे होता है एम्पुला ऑफ वेटर के नाम से जिसे हम जानते हैं। तो यहाँ पे 2 डक्ट हमारे ड्यूडेनम में ओपन होता है, जो कि हमारे हेपाटोपैनक्रियाटिक जो डक्ट होते हैं वो बाइल का जो सिक्रेशन होता है वो यहाँ पे लाते हैं, और पैनक्रियास से जो भी सिक्रेशन आना होता है वो इस पार्ट में आके ओपन होते हैं। तो यहाँ पे 2 डक्ट जो है वो ओपन होते हैं हमारे जो ड्यूडेनम होता है उस पोर्शन में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 डक्ट यहाँ पे खुल रहे हैं, और जो मैक्सिमम डाइजेशन होगा वो हमारे इस ड्यूडेनम वाले पोर्शन में होता है। फिर हमारा नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो होता है जेजुनम, जो कि लॉन्ग होता है और ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और फिर जो थर्ड पोर्शन आता है हमारा इलियम, ये कॉइल्ड होता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कॉइल दिखाया हुआ है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉइल्ड होता है। तो इलियम जो हो गया ये हमारा कॉइल्ड वाला पार्ट हो गया, जेजुनम जो कि हमारा लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गया, और जो हमारा ड्यूडेनम है वो सी शेप का होता है। तो यहाँ पे 3 हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के मेजर पार्ट्स होते हैं। फिर हम नेक्स्ट आगे अगर देखेंगे हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें हम देख रहे हैं कि इसका जो डायामीटर है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन है। तो लार्ज इंटेस्टाइन को भी 4 जो मेजर पार्ट्स होते हैं इसमें इसे डिवाइड किया गया है। तो पहला हम देखेंगे इसमें जो हमारा यहाँ पे इलियम है ये यहाँ पे जॉइन होता है। यहाँ पे मैंने कट दिखाया हुआ है, बट ये इस तरह से जॉइन होगा। यहाँ पे डॉटेड से दिखा दे रही हूँ ताकि आपको समझ आए। तो ये आपस में जब इसका जंक्शन बनता है, यानी कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के सिकम का
और हमारे इलियम का उस जंक्शन पे एक वॉल्व प्रेजेंट होगा यहाँ पे। तो वॉल्व भी यहाँ पे दिखा देते हैं। सो यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट होगा, इस वॉल्व को हम इलियोसिकल वॉल्व के नाम से जानते हैं। ये बैक फ्लो को रोकता है और ये जंक्शन जो है ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को आपस में डिवाइड करता है, ताकि हमें यहाँ पे पता चले कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पे एंड हुआ है और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो कहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ है। तो इस वाले पोर्शन में एक और स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं जिसे कि हम अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। इसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा कि बहुत से लोगों को अपेंडिक्स के जो है ऑपरेशन करवाना पड़ता है, इसे ऑपरेट करके निकलवाना पड़ता है। तो ये वही पार्ट होता है अपेंडिक्स। इसका कोई भी यूज़ नहीं होता है हमारे बॉडी में, बट इसमें अगर इन्फ्लामेशन वगैरह स्टार्ट होता है तो उस केस में हमें इसे ऑपरेट करके निकालना पड़ता है, यानी कि सर्जरी करवानी पड़ती है जब इसमें इन्फ्लामेशन होता है या फिर ये जो हमारा अपेंडिक्स है वो बर्स्ट कर जाता है, यानी कि फट जाता है। तो उस केस में ऑपरेशन ही एक यहाँ पे लास्ट ऑप्शन रहता है, ताकि किसी भी पर्सन का जो लाइफ है वो सेव किया जा सके। तो इस जो सिकम होता है ये सिकम का ही एक्सटेंशन होता है हमारा जो अपेंडिक्स है। एक तो ये हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन है, साथ ही ये हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन में ये काउंट किया जाता है। सो हमारा जो अपेंडिक्स है वो हमारा यहाँ पे वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, वेस्टिजियल। सो दिस इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन। तो ये हमारे सिकम का एक्सटेंशन होता है। ये एक ब्लाइंड सैक है, मींस कि इसका कोई भी आगे ओपनिंग नहीं आपको दिखेगा कि ये कहीं पे ओपन हो रहा है। बस ये छोटा सा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि हमारे सिकम से एक्सटेंड होता है और इसे हम अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। जब भी आपको इसमें इन्फ्लामेशन वगैरह होता है तो उसे हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। तो आइटिस वर्ड यहाँ पे इन्फ्लामेशन के लिए हम दिखाते हैं कि जो भी हमारा अपेंडिसाइटिस होता है इसमें इन्फ्लामेशन की वजह से इसे फिर ऑपरेट करके निकालना पड़ता है। तो ये एक तरह से हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी में। यहाँ पे इस जंक्शन पे ये प्रेजेंट होगा हमारा अपेंडिक्स, और फिर हमारा जो सिकम है ये आगे चल के फिर हमारा जो सेकेंड पार्ट आता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का, उसे हम कोलोन कहते हैं। तो कोलोन को भी हम 4 पार्ट्स में मेजर डिवाइड करते हैं। तो पहला जो हमारा पार्ट होता है वो होता है सिकम। सो ये फर्स्ट पार्ट है हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका। और फिर हम आगे देखते हैं कि इसमें 4 जो मेजर टाइप्स होते हैं। तो पहला हमारा आता है असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग यानी कि जो फूड है वो इस डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में ग्रेविटी के अगेंस्ट यहाँ पे ट्रैवल करता है। फिर आता है ये हमारे ट्रांसवर कोलोन में, जो कि ट्रांसवर जो कि इस तरह से होगा, और ये जो असेंडिंग है ये फूड इस डायरेक्शन में जाएगा। फिर ये ट्रांसवर कोलन से होता हुआ हमारे डिसेंडिंग वाले पार्ट में आता है, और डिसेंडिंग के बाद आता है हमारा सिग्मोइड। सिग्मोइड इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये कर्व बनता है, तो कर्व को हम सिग्मोइड कहते हैं। तो यहाँ पे जो सिग्मोइड कोलोन है वो कर्व वाले रीजन को हम सिग्मोइड कोलोन के नाम से जानेंगे। तो पहला हमारा हो गया असेंडिंग। तो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट जो है ये असेंडिंग हो गया। सेकेंड आ गया हमारा ट्रांसवर हो गया, और फिर फूड इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। सो डिसेंडिंग यहाँ पे लिखा है। सो यहाँ पे थर्ड हो गया हमारा डिसेंडिंग, जो कि नीचे डाउनवर्ड की तरफ जाएगा। और फिर सिग्मोइड जो कि कर्व है उसे हम सिग्मोइड कहेंगे। और ये हमारा फोर्थ जो होता है रीजन होता है। तो यहाँ पे 4 मेजर रीजन होते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के। तो फर्स्ट हो गया हमारा सिकम, फिर सिकम के बाद आता है हमारा ये पूरा कोलोन हो गया। और कोलोन में भी हमारा 4 टाइप्स है। पहला हो गया असेंडिंग जो कि ग्रेविटी के अगेंस्ट फूड को ले जाता है। फिर हमारा ट्रांसवर, और फिर आता है डिसेंडिंग, और डिसेंडिंग के बाद आता है सिग्मोइड। और फाइनली जो हमारा कोलोन है यहाँ पे ख़त्म होने के बाद से ये खुलता है हमारे रेक्टम में, जो कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का थर्ड पार्ट होता है, जिसे कि हम रेक्टम कहते हैं। और फाइनली जो रेक्टम है वो एनस के थ्रू खुलता है, जिससे कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारे बॉडी के बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। सो ये एनस हमारे एलिमेंट्री कैनाल का एग्जिट पॉइंट होता है। तो फर्स्ट हमारा होता है माउथ, जिससे कि हम फूड को इंजेस्ट करते हैं, और लास्ट हमारा जो एग्जिट पॉइंट है वो होता है एनस, जिससे कि जो फीकल मैटर है वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है बॉडी के बाहर। जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो हमारे बॉडी के बाहर एनस के थ्रू एक्सक्रीट किए जाते हैं। तो यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, इनके क्या क्या रीजन्स होते हैं वो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें जो मेजर पार्ट्स है वो क्या क्या है। फिर आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, इनमें क्या क्या जो इसकी स्ट्रक्चर होते हैं वो कैसा होता है वो हमने यहाँ पे देखा। तो
तो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इसमें हम देखते हैं कि जो बहुत सारे माइक्रोविलाई और विलाई प्रेजेंट होते हैं सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने के लिए। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट होते हैं क्योंकि जो फूड हमारा डाइजेस्ट होता है हमारे ड्यूडेनम में, वो उसमें जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं हमारे फूड में, वो हमारे माइक्रोविलाई और विलाई के थ्रू ही एब्जॉर्ब किए जाते हैं हमारे बॉडी में, यानी कि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये हमारे हर एक सेल में जाते हैं और ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। सो जो भी हम फूड खाते हैं उसे स्मॉल पार्ट में तोड़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा जो सेल है वो काफ़ी छोटा होता है, यानी कि वो माइक्रोस्कोपिक होता है। तो अगर हम डायरेक्ट फूड को ही हम खा लें और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ना हो तो ये हमें कोई भी सेल में ये एनर्जी नहीं मिल सकेगा। जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है ये इम्पॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी के लिए। तो हमारे बॉडी का एक तरह से जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये फूड को ब्रेक करता है, उसके जो न्यूट्रिएंट है उसके जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है उसे माइक्रो मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करता है, और इससे जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह आते हैं, यानी कि जो सिंपल शुगर हो गया या फिर जो भी जो सिंपल फॉर्म में जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन कराने के लिए, ताकि इसे सेल तक पहुंचाया जा सके, जो कि माइक्रोस्कोपिक होता है, इस फूड को ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का ये काम होता है कि ये फूड को इंजेस्ट करे और इसका जो है ब्रेक डाउन करे, और जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह प्रेजेंट है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाया जा सके। सो माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक तो ये सरफेस एरिया प्रोवाइड कराते हैं पूरे फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए, और ये ब्लड स्ट्रीम में जो भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं वो पहुंचाते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू सारे जो बॉडी के सेल हैं उसमें। साथ ही इसमें हमने ये भी देखा था कि कुछ लिम्फ वेसल भी प्रेजेंट होते हैं। वो इसलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि जो भी जो फैटी एसिड होते हैं, ग्लिसरॉल वगैरह, उसका एब्जॉर्प्शन कराया जा सके। तो यहाँ पे जो पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें माइक्रोविलाई विलाई प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देते हैं पूरे इंटेस्टाइन में। कुछ अमाउंट में ही हम कहेंगे कि जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वो एब्जॉर्ब करने का काम करता है। जैसे कि जो वाटर वगैरह होते हैं या फिर ड्रग्स, कुछ जो मेडिसिन वगैरह हम लेते हैं, उनका जो कुछ एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, बट यहाँ पे कंप्लीट जो डाइजेशन है वो एब्सेंट होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। यानी कि हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो डाइजेशन में कोई भी रोल प्ले नहीं करता है। इसका मेन फंक्शन होता है कि ये जो भी फूड हमने अनडाइजेस्टेड जो फूड बचता है वो एक बार हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद से जो भी अब लास्ट में जो भी वाटर वगैरह जो बच जाते हैं उनका एब्जॉर्प्शन करता है, जो फीकल मैटर होता है उसे कंसंट्रेट करने का काम करता है, और ये धीरे धीरे हमारे जो कॉलोन वगैरह है उससे ये ट्रैवल करते हुए हमारे बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करवाने में ये हेल्प करता है। तो इसका मेन फंक्शन हो गया ये हमारे फीकल मैटर को कंसंट्रेट करेगा, क्योंकि जो भी वाटर वगैरह प्रेजेंट होते हैं एक्स्ट्रा वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे बॉडी में, और फाइनली जो है फीकल मैटर ये हमारे बॉडी के बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। बट ऐसा भी होता है कि बहुत लोगों को कॉन्स्टिपेशन वगैरह जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसकी वजह से जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारे कोलन में ही रह जाता है, जिसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट हो जाते हैं। जो कॉन्स्टिपेशन है इसमें जो स्टूल है वो बाहर पास नहीं होता है, क्योंकि उसका जो वाटर है वो एब्जॉर्ब होने लगता है। ज़्यादा एब्जॉर्ब होने की वजह से जो स्टूल है वो हार्ड हो जाता है, और उसको बॉडी के बाहर पास करना जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए जो कॉन्स्टिपेशन जिसे होता है उनमें वो पर्सन फीकल मैटर को बॉडी के बाहर एक्सक्रीट नहीं कर पाते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन एक बहुत ही जो कॉमन हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से हमें और भी बहुत सारे प्रॉब्लम होने लगते हैं। तो जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड बचता है, यानी कि जो हमारा फीकल मैटर है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आके कंसंट्रेट होता है। जो लास्ट में वाटर वगैरह जो बचते हैं वो फाइनली एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और फिर ये बॉडी के बाहर हमारे एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। और भी कॉमन डिजीज़ अगर हम देखते हैं तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड तो कॉमन एक डिजीज़ आता है हमारा टाइफाइड, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होता है। ये जो टाइफाइड के बैक्टीरिया होते हैं ये अनहाइजेनिक जो फूड होते हैं, या फिर कोई भी अगर पर्सन बाहर से कोई भी अनहाइजेनिक फूड अगर खा लेता है तो अगर उसमें ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे तो ये आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, और ये हमारे इंटेस्टाइन में आ जाते हैं, और इंटेस्टाइन के जो वॉल होते हैं उसके जो सेल होते हैं उसको ये डैमेज करना स्टार्ट करते हैं, और धीरे धीरे ये उसमें पूरे वॉल पे ये परफोरेशन कर देते हैं, यानी कि छेद कर देते हैं, और फाइनली हमारे
ब्लड स्ट्रीम से हमारे ब्लड में आ जाते हैं। बट ज़रूरी भी नहीं है कि अगर आप बाहर खाना खा लेते हैं तो आपको टाइफाइड हो सके। आप जो भी फूड मार्केट से लाते हैं, सब्जियां वगैरह जो ले आते हैं, अगर उसे प्रॉपर आप वॉश नहीं करते हैं तो ये बैक्टीरिया उसमें भी रह सकते हैं। और अगर आप फूड को प्रॉपर कुक भी नहीं करते हैं तो ये जो बैक्टीरिया हैं ये सर्वाइव कर जाते हैं और ये हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। अगर आपका इम्यून सिस्टम भी वीक है तो ये हमारे जो हमारा इंटेस्टाइन हो गया या फिर माउथ, इससे जो लाइसोजाइम वगैरह निकलते हैं वो बैक्टीरिया को अगर किल नहीं कर पाते हैं तो ये हमारे फाइनली जो है गट सिस्टम तक पहुंच जाते हैं और यहाँ पे जो टाइफाइड जैसे जो केसेस होते हैं वो उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो नज़र आने लगते हैं। और इस डिज़ीज़ में जो फीवर के बाद ये भूख लगने जैसे जो प्रॉब्लम होती है या फिर बॉडी पे रैशेस वगैरह भी देखने को मिलते हैं, तो ये कुछ इसमें कॉमन सिम्टम्स आते हैं टाइफाइड जो फीवर होता है उसमें। तो ये धीरे धीरे क्या करते हैं, ये पूरे वॉल पे परफोरेशन कर देते हैं और जो फाइनली जो है हमारा जो ब्लड होता है उसमें ये बैक्टीरिया एंटर कर जाते हैं। बहुत से जो सीवियर केसेस होते हैं उसमें सर्जरी वगैरह भी करनी पड़ती है इंटेस्टाइन की। सो ये काफ़ी ज़्यादा एक हार्मफुल बैक्टीरिया है। अगर इसे इग्नोर किया जाए तो ये हमारे पूरे जो गट होता है उसे ये पूरी तरह से डैमेज कर देता है और उस पर्सन की फाइनली इसमें डेथ भी हो सकती है अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट इसमें ना करवाया जाए तो। ये काफ़ी सीवियर केसेस में होता है कि इसमें जो वॉल होते हैं वो पूरे परफोरेट हो जाते हैं, यानी कि उसमें छेद हो जाते हैं। तो ये कुछ कॉमन डिजीज़ है जो कि हमारे गट सिस्टम से रिलेटेड है। इसमें एक चीज़ ये नोटिस करने की है, जो कोविड है उसके बाद से जो टाइफाइड है ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुका है, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा वीक होने की वजह से जो टाइफाइड का जो केस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये हमारा एक कॉमन डिजीज़ होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड। इसके वैक्सीन वगैरह भी होते हैं। फिर हम देखते हैं जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें हमें अगर कॉन्स्टिपेशन जैसी जो प्रॉब्लम होती है उस केस में हमारा जो स्टूल है वो पास नहीं हो पाता है और फाइनली पाइल्स जैसे जो प्रॉब्लम होते हैं वो भी होने की यहाँ पे संभावना होती है। तो कॉन्स्टिपेशन का इलाज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारा बॉडी हाइड्रेट नहीं रहता या फिर हम अपने फूड में ज़्यादा फाइबर का यूज़ नहीं करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन जो प्रॉब्लम है वो बढ़ने लगता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए और जो भी फाइबर वगैरह होता है हमें फूड में ज़्यादा लेना चाहिए, ताकि जो स्टूल है वो इजीली पास हो सके और हमें कॉन्स्टिपेशन जैसा जो प्रॉब्लम है वो जल्दी ना हो। अगर है भी तो उसे हमें प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, ताकि जो भी फूड हम खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं और किस तरह से खा रहे हैं ये उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसमें हमने पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा कि किस तरह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें कौन कौन से मेजर पार्ट्स जो है वो डिवाइड किए गए हैं। हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो कैसा होता है, इसमें फूड का डाइजेशन किस तरह से होता है। जो हमारा ड्यूडेनम है यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें हमारे जो प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट, इन सारी चीज़ों का जो डाइजेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारे इंटेस्टाइन में। हमारे माउथ में जो है कार्बोहाइड्रेट का 30% डाइजेशन हो जाता है। फिर हमारे जो स्टमक है वहाँ से हमारा जो प्रोटीन का डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है और फाइनली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक सारी जो चीज़ें होती हैं हमारे डाइट में वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाती है। और ये हमारे जो माइक्रोविलाई है, विलाई, उससे ये सारे न्यूट्रिएंट हमारे ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। तो इस तरह पूरे फूड का यहाँ पे डाइजेशन होता है हमारे जो गट सिस्टम है उसमें। तो एक होता है यहाँ पे पियर्स पैचेस जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो उससे भी एक बार देख लेते हैं कि पियर पैचेस क्या होते हैं। सो पियर्स पैचेस, पियर्स पैचेस जो है ये हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं और ये हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन में ये काउंट किए जाते हैं। ये जो हमारे पियर्स पैचेस होते हैं ये क्या करते हैं कि जो भी बैक्टीरिया वगैरह हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो ये हमारे स्टमक में आने के बाद से स्टमक में भी कुछ बैक्टीरिया जो है वो किल किए जाते हैं। बट अगर कुछ बच भी जाते हैं तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हमारा फूड आता है अगर उसमें भी कुछ बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट है तो ये जो पियर्स पैचेस है ये एक लिम्फॉइड ऑर्गन है, तो ये उस बैक्टीरिया को कैच करते हैं और इसे किल करने में ये हेल्प करते हैं। तो पियर पैचेस जो हैं ये हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन का पार्ट होते हैं और ये हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसमें ये प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे इसका काम होता है कि ये बैक्टीरिया को किल करने का यहाँ पे ये काम करता है। और जो हमारा इंटेस्टाइन है इसका ऑप्टिमल पीएच जो है वो हम यहाँ पे बताया हुआ है कि ये 7.8 होता है। जो फूड हमारे जो स्टमक से ड्यूडेनम में आता है उसका पीएच होता है 1.8 और ये काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है। फिर ये आता है हमारे इंटेस्टाइन में, तो इसका जो पीएच है उसे बैलेंस करने के लिए जो हमारा ड्यूडेनल ग्लैंड होता है और जो हमारा हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट से जो भी हमारा बाइल आता है, ये जो पेनक्रियास के जो जूस होते हैं इन सब
के साथ ये मिलकर जो हमारा एसिडिक जो काइम आता है हमारे स्टमक से, उसके पीएच को ये बैलेंस करने के लिए, ये हमारा जो पीएच होता है यहाँ का, ये बेसिक पीएच होता है 7.8 का, जिसके चलते जो हमारा एसिडिक काइम होता है उसका जो एसिड होता है उसे यहाँ पे ये बैलेंस करता है। सो हमारा जो माउथ का जो पीएच होता है वो 6.8 होता है। फिर से हमारा जो स्टमक है यहाँ का पीएच ये 1.8 होता है। और इंटेस्टाइन में जो भी एंजाइम वगैरह होते हैं उनके लिए ऑप्टिमल जो पीएच होता है वो 7.8 होता है। तो यहाँ पे हम इसे इजीली याद रख सकते हैं। तो हम पहला देखते हैं कि इसका जो हमारा ओरल कैविटी है उसमें जो पीएच होगा वो क्या होगा। ओरल कैविटी का, ओरल कैविटी में ये होगा 6.8, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड हम देखते हैं स्टमक का, तो ये एसिडिक पीएच होता है स्टमक में, तो ये स्टमक का हो गया 1.8। और जो थर्ड है हमारा इंटेस्टाइन में, ये हो गया हमारा 7.8। तो अगर आपको पीएच क्या होता है और किस साइड हमारा 7 के बाद से बेसिक होता है या एसिडिक, वो अगर आपको पता है तो आप इसे इस वैल्यू को इजीली आप याद रख सकते हैं कि जो ओरल कैविटी है उसमें ये 6.8 है, यानी कि ये स्लाइटली एसिडिक होता है। और जो स्टमक है उसका जो पीएच है वो 1.8 है, यानी कि ये हाईली एसिडिक होगा। और जो इंटेस्टाइन है इसका पीएच 7.8 है, यानी कि ये हमारा बेसिक जो नेचर होता है, ये यहाँ पे वैल्यू जो आते हैं वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो हम अगर पीएच की बात करें तो यहाँ पे हमारा ये हो गया हमारा बेसिक, और स्टमक का ये हमारा एसिडिक होता है हाईली, और ओरल कैविटी में ये स्लाइटली एसिडिक होता है। तो अगर आपको पीएच वैल्यू पता है कि 7 के नीचे अगर हम आते हैं, यानी कि 7 के नीचे जो वैल्यू होते हैं 1, 2, 3, 4 इस टाइप से, वो हमारे एसिडिक को रिप्रेजेंट करते हैं। और 7 के ऊपर अगर हम जाते हैं तो वो हमारा आता है जो बेसिक नेचर होता है उसके लिए वैल्यू आते हैं। और 7 होता है हमारा न्यूट्रल कंडीशन, यानी कि ना ही वो बेसिक होंगे और ना ही यहाँ पे एसिडिक होंगे। तो ये पीएच हो गया यहाँ का कि किस किस रीजन में हमारे जो पीएच होते हैं वो वैरी करते हैं, और किस पीएच पे जो हमारे एंजाइम है वो वर्क करते हैं। तो जो भी हमारा फूड हमारे ड्यूडेनम में आता है स्टमक से, यानी कि उसे हम एसिडिक काइम कहते हैं, वो आता है हमारे ड्यूडेनम में। और ड्यूडेनम में यहाँ पे पीएच होता है वो 7.8 होता है, जिसकी वजह से एसिड का जो नेचर होता है वो बैलेंस किया जाता है। बहुत सारे जो बाइकार्बोनेट वगैरह होते हैं ये रिलीज़ होते हैं, सिक्रीट होते हैं हमारे ड्यूडेनम में, ताकि उस एसिडिटी को यहाँ पे मेंटेन किया जा सके। तो यहाँ पे हमने पीएच की बात की। तो इस तरह से पीएच होता है हमारे पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके डिफरेंट रीजन्स में पीएच भी वैरी करता है। साथ ही किस टाइप के एंजाइम होते हैं, किस जगह पे किस तरह के एंजाइम सिक्रेट होने हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में डिवाइडेड होती है। तो आज का जो टॉपिक था हमने इंटेस्टाइन का देखा, उसमें हमने स्मॉल इंटेस्टाइन देखा, लार्ज इंटेस्टाइन देखा, इसमें क्या क्या रीजन होते हैं, डाइजेशन कहाँ किस तरह से होता है, ये सारी चीज़ें आज हमने इस वीडियो में देखी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो भी एंजाइम होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन से निकलते हैं या स्टमक से, वो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूंगी कि कौन से एंजाइम किस तरह से वर्क करते हैं। और फाइनली एक बार हम पूरे डाइजेशन के प्रोसेस को देखेंगे कि फूड किस डायरेक्शन में किस तरह से ट्रैवल करता है और उसके लिए क्या क्या वर्ड वगैरह यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरह जो हमारा पूरा डाइजेशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमारा जो एंजाइम है वो क्या क्या होता है। तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।